जिस तरफ डायना ने इशारा किया था उस तरफ एक गुफा का मुख था। उसी के अंदर से डायना को आवाज निकलती हुई सुनाई दे रही थी। काला पोशाक वाला आदमी भी उस गुफा की तरफ देखने लग जाता है। सूरज निकल जाने के बाद भी उसकी रोशनी उस गुफा के अंदर नहीं पहुंच रही थी। वहां पर अंधेरा ही छाया हुआ था, जिस कारण दूर से देखने पर भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उस गुफा के अंदर क्या था। काला पोशाक वाला आदमी गुफा की तरफ एकटक देखते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, जरूर उस गुफा में भी कोई जानवर पल रहा होगा। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, कोई जानवर पल रहा होगा मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। डायना का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर जो इतनी सारी गुफाएं बनी हुई थी उनके बारे में वो कुछ जानते ही ना हो। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, डायना, यहाँ पर जो गुफाएं बनी है तुम उनमें से किसी भी गुफा के अंदर नहीं गई हो क्या? डायना जवाब देती है, मैं उन गुफाओं के अंदर क्यों जाऊंगी? मुझे तो पहाड़ चढ़कर तुम्हारे पास आना था। इस वजह से जल्दी जल्दी में किसी भी गुफा के अंदर नहीं गई, वरना मैं गुफा के अंदर जाने और बाहर निकलने में और थक जाती। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, अगर तुम उन गुफा के अंदर गई होती तो अब तक तुम्हें समझ में आ जाता कि जो आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही हैं वो किनकी हैं। काला पोशाक वाले आदमी की बात अभी भी डायना को समझ में नहीं आई थी और वो फिर काले पोशाक वाले आदमी से पूछ पड़ती है, ये बातें घुमाना बंद करके तुम सीधे सीधे बताओगे इन गुफाओं के अंदर है क्या? डायना के ये सवाल पूछते ही काला पोशाक वाला आदमी उन सब जानवरों, पशु पक्षी के बारे में डायना को बता देता है जिन्हें उसने रात में उन गुफाओं में देखा था। सारी बात सुनने के बाद डायना हैरानी के साथ कहती है, पर इतने सारे, वो भी अलग अलग जानवर यहाँ कर क्या रहे हैं? किसने इन्हें यहाँ पर पाल कर रखा हुआ है? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, पता नहीं डायना, पर मुझे लगता है कि जो आवाज तुम्हें उस गुफा के अंदर से सुनाई दे रही है वो भी किसी जानवर की है। डायना उस गुफा की तरफ ही देखते हुए कहती है, वो आवाज किसी जानवर की है या फिर किसी और चीज की, ये तो गुफा के अंदर जाकर ही पता चलेगा ना। चलो देख कर आते हैं कि उस गुफा के अंदर क्या चीज है। काला पोशाक वाला आदमी ना में अपना सिर हिलाते हुए तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं डायना, रहने दो, हमें उस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए। डायना हैरानी के साथ पूछती है, गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, पर क्यों? काला पोशाक वाला आदमी जवाब देता है, क्योंकि वहां पर जाने में बहुत खतरा है। डायना, कल रात भले ही किसी जानवर ने मुझ पर हमला ना किया हो, पर हो सकता है कि तुम पर कर दे। डायना काला पोशाक वाले आदमी को घूरते हुए कहती है, अगर उन जानवरों ने तुम पर हमला नहीं किया तो वो मुझ पर हमला क्यों करेंगे? मुझ में क्या कांटे लगे हैं? काला पोशाक वाला आदमी कहता है, तुम में कांटे भले ही ना लगे हो डायना, पर तुम में से गुलाब की भी महक नहीं आती है, एक डायन की महक आती है। तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम एक डायन हो, और हो सकता है तुम्हारे डायन होने की वजह से ही वो जानवर तुम पर हमला करते। डायना कहती है, अगर हमला करते हैं तो करने दो ना, क्या आज तक हमने किसी जानवर का सामना नहीं किया है? जानवर तो छोड़ो, तुम्हें भी पता है हमने ऐसी ऐसी चीजों से सामना किया है जिनके अस्तित्व के बारे में भी कोई आम इंसान सोच तक नहीं सकता है। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, डायना, बात डरने की नहीं है, बात वक्त की है। मैं कुछ गुफाओं में जा चुका हूँ और वहाँ पर जानवरों के सिवा कुछ और नहीं है। डायना पहली बार काला पोशाक वाले आदमी को इतना बौखलाया देख रही थी, जैसे वो नहीं चाहता था कि डायना उस गुफा के अंदर जाए। वो किसी भी तरह उसे रोकना चाहता था। डायना कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी उसे टोकते हुए कहता है, डायना, वैसे भी अब तुम उन जानवरों को देखकर क्या करोगी? पहले भी तो तुम किसी गुफा के अंदर नहीं गई थी ना, तो अब क्यों जा रही हो? हम पहाड़ चढ़ने आए थे तो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, क्यों इन गुफाओं में जाकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? हम पहले ही अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हैं। डायना कहती है, पर डायना इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही काला पोशाक वाला आदमी फिर बोल पड़ता है, डायना, भूलो मत हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद इन सारी गुफाओं के अंदर कौन कौन से जानवर हैं ये पता लगाना नहीं है, बल्कि कालगढ़ के बारे में पता लगाना है, जिसके लिए हमें लाल खाल जंगल पहुंचना है जो इस पहाड़ के पीछे है, और मैं चाहता हूँ कि हम आज रात तक ही लाल खाल जंगल पहुंच जाएं। इसलिए हमारा अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। डायना को भी काले पोशाक वाले आदमी की बात ठीक लगने लग जाती है और वो उसकी बात मानते हुए कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, चलो, मुझे नहीं जाना किसी गुफा के अंदर, वरना मैं और थक जाऊंगी, और इस बार अगर मैं आराम करने कहीं रुकी तो तुम तो पक्का मेरा साथ छोड़ दोगे, और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती, कभी नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हर मुसीबत में, हर हाल में। डायना की ये बात कहते ही काला पोशाक वाला आदमी डायना की आंखों में एकटक देखने लग जाता है, जैसे उसके दिल में भी डायना के लिए हमदर्दी पैदा हो गई हो। वो डायना की आंखों में इतना खो जाता है कि कुछ कहता ही नहीं है। डायना खुद ही काला पोशाक वाले आदमी से बोल पड़ती है,
अब ऐसे उल्लुओं की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें अब देर नहीं हो रही है क्या, जो यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े हुए हो? चलो जल्दी, पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है। इतना कहकर डायना अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। डायना के पीछे पीछे ही काला पोशाक वाला आदमी भी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ युग रूम नंबर 666 के अंदर एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। उसके सामने ही टेबल थी जिस पर टाइपराइटर रखा हुआ था, वही टाइपराइटर जिस पर अनुराग अपनी कहानियां लिखा करता था। जिस तरह यामिनी जब परेशान होती थी तो वो घाट पर जाकर बैठ जाया करती थी, उसी तरह जब युग परेशान हुआ करता था तो वो अपने पिता के इस कमरे के अंदर आकर बैठ जाया करता था। जब युग टाइपराइटर के पास बैठता था तो उसको ऐसा लगता था जैसे वो अपने पिता के पास बैठा हुआ हो। उसे आज भी अपने पिता से उतना ही लगाव था जितना पहले था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके पिता बुरे नहीं थे। उन्हें बुरा बनाने वाला भक्षानर का अंश था जो उस रात पंचिम गांव में उनके अंदर घुस गया था। युग बीती रात से जब से घाट से लौट कर आया था वो उसी टाइपराइटर के पास बैठा हुआ था और अब सुबह से दोपहर होने को आ गई थी, पर युग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अभी भी कामेश्वरी यक्षिणी का चेहरा नजर आ रहा था, वही चेहरा जो उसने रात में घाट से जाते वक्त देखा था। वो कामेश्वरी यक्षिणी के उस दर्द भरे चेहरे को भुला ही नहीं पा रहा था। युग टाइपराइटर की तरफ देखते हुए खुद से बात करते हुए कहता है, आप सच कहते थे पापा, कामेश्वरी यक्षिणी जी सच में देवी है, और वो देवी वाले गुण किसी ने देखे हो या नहीं देखे हो, पर मैंने कामेश्वरी जी की आंखों में वो गुण जरूर देखे हैं। युग एक लंबी आह भरते हुए फिर खुद से बोल पड़ता है, कल रात मैंने कामेश्वरी यक्षिणी जी की आंखों में एक तड़प देखी थी, यामिनी से मिलकर बात करने की तड़प, उसे सब कुछ समझाने की तड़प। पर यामिनी थी कि कामेश्वरी यक्षिणी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। सब कुछ सुनकर भी अनसुना करके वो वहां से चली गई। यामिनी वही गलती कर रही है जो मैंने की थी। न मैं अपनी माँ का दर्द देख पाया था, न वो देख पा रही है। इससे पहले कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाए, मुझे यामिनी और कामेश्वरी यक्षिणी जी के बीच में सुलह करवानी है। उन दोनों को एक करना है, पर मेरी समझ नहीं आ रहा पापा, मैं ये सब कैसे करूं? युग एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, कामेश्वरी जी तो यामिनी से मिलना चाहती है, पर यामिनी ही उनसे नहीं मिलना चाहती है। कल रात मैंने फिर से यामिनी को समझाने की कोशिश की थी। उससे कहा था कि वो अपनी माँ से एक बार बात क्यों नहीं करती है, पर वो मेरी बात मान ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? उसे तो अभी भी यही लगता है कि कामेश्वरी जी ये सब बस उसका ताज पाने के लिए कर रही है। इतना कहते ही युग एकदम चुप हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई बात हिट हुई हो। युग कहीं खो जाता है। अगले ही पल कुछ और सोचते हुए बोल पड़ता है, कहीं यामिनी का ये शक सही तो नहीं है? कहीं सच में ही तो कामेश्वरी जी ये सब ताज के लिए नहीं कर रही है? युग टाइपराइटर के बटन दबाते हुए खुद से कहता है, ये सब सच है या कोई नाटक? इसका पता तो मुझे तभी चलेगा जब मैं कामेश्वरी जी से मिलूंगा। इस राज से पर्दा उठाने के लिए मुझे उनसे अकेले में मिलना होगा, पर मैं उनसे अकेले में मिलूं कैसे? ना ही मैं मंदिर जा सकता हूँ, ना ही कुटिया। युग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, ऐसा क्या करे कि वो कामेश्वरी यक्षिणी से अकेले मिल सके। युग परेशान होने लग जाता है, और जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं हमें सबसे पहले हमारे दोस्त की ही याद आती है। और इस वक्त भी युग को अपने सबसे प्यारे दोस्त अभिमन्यु की याद आई थी। वो उसी को याद कर रहा था। युग अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, काश इस वक्त अभिमन्यु मेरे साथ होता तो वो जरूर कोई ना कोई रास्ता मुझे बता देता। उसके पास मेरी सारी मुश्किलों का हल होता है। आज मुझे तेरी बहुत कमी खल रही है मेरे दोस्त, मेरे भाई अभिमन्यु। युग अभिमन्यु को याद ही कर रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है, और अगले ही पल वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अगर अभिमन्यु होता तो वो मुझे जरूर यही करने के लिए कहता, मुझे वही करना चाहिए। युग के अंदर खोई हुई उम्मीद वापस जाग जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। युग एक्साइटेड होते हुए खुद से कहता है, कल अष्टमी की रात है और इससे अच्छा मौका वो सब करने का नहीं मिल सकता है। कल रात ही मुझे वो सब करना होगा, तभी मैं कामेश्वरी जी से मिल पाऊंगा। पर क्या वो आएगी? और अगर वो आ भी गई तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो मुझ पर यकीन करेंगी? युग मायूसी के साथ खुद से कहता है, अगर कल रात मैंने कामेश्वरी जी की आंखों में यामिनी के लिए बेइंतहा प्यार देखा था तो मेरे लिए उनकी आंखों में एक नफरत भी देखी थी। एक ऐसी नफरत जिसे देखकर मुझे उनकी आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। उस रज्जन ने तो पहले ही मेरे खिलाफ उनके कान भर दिए हैं। युग कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अगर उस रज्जन ने मेरे खिलाफ कामेश्वरी जी के कान भरे हैं तो क्या हुआ? मैं कामेश्वरी जी को कल अष्टमी की रात सारी सच्चाई बता दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं बुरा क्यों बना, क्यों मैंने इंसानों के शिकार किए, और उन्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। और मैं उन्हें कल आश्वासन भी दूंगा कि अब मैं किसी इंसान का शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब वो आ गई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तारा के साथ मिलकर उस भक्षानर का अंत जरूर कर सकती है। आखिर मैं इंसानों के शिकार उस भक्षानर के अंश की तरह शक्तिशाली बनने के लिए तो कर रहा था,
और अब मुझे शक्तिशाली बनने की कोई जरूरत नहीं है। युग के अंदर एक अलग ही जोश आ गया था, जैसे उसे उसकी सारी परेशानियों के हल मिल गए हो। युग कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, अब मुझे कल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कल अष्टमी की रात बहुत बड़ी होने वाली है। इतना कहकर युग उस कमरे से बाहर निकलने लग जाता है। रात हो चुकी थी और रात होने के साथ ही आसमान में चांद भी निकल चुका था। डायना और काले पोशाक वाले आदमी ने दोपहर में ही पहाड़ की पूरी चढ़ाई चढ़ ली थी और वो दूसरी तरफ नीचे उतरने लग गए थे। और अब तक तो उन्होंने आधे से भी ज्यादा सफर तय कर लिया था। लगभग वो नीचे उतरने ही वाले थे, पर लगातार पहाड़ चढ़ने और उतरने के कारण डायना और काला पोशाक वाला आदमी दोनों थकने लग गए थे। पर दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों ही लगातार चलते जा रहे थे। काला पोशाक वाला आदमी अभी भी डायना के पीछे पीछे ही अपने कदम बढ़ा रहा था। ज्यादा ही थकान होने के कारण चलते हुए डायना के पैर लड़खड़ाने लग गए थे। काला पोशाक वाला आदमी डायना की चाल को देखते हुए कहता है, डायना, अगर तुम चाहो तो हम थोड़ी देर यहीं पर रुककर आराम कर सकते हैं। वैसे भी कुछ ही देर में हम पहाड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। डायना अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, अब तो मैं पहाड़ के नीचे उतर कर ही रहूंगी। काला पोशाक वाला आदमी कहता है, पर तुम बहुत थकी हुई लग रही हो डायना, देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है। जैसे ही काला पोशाक वाला आदमी ये बात बोलता है, डायना तुरंत रुक जाती है और पीछे मुड़कर काले पोशाक वाले आदमी को घूरने लग जाती है। काले पोशाक वाले आदमी को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत डायना से पूछ पड़ता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो डायना? डायना काले पोशाक वाले को एकटक देखते हुए ही कहती है, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? काला पोशाक वाला आदमी चुप ही रहता है। डायना काले पोशाक वाले आदमी पर शक करते हुए उससे पूछती है, तुमने मुझे बताया था कि कल रात तुम एक गुफा में रुके थे। उस गुफा में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? काला पोशाक वाला आदमी हड़बड़ाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। डायना काला पोशाक वाले आदमी पर दबाव बनाते हुए कहती है, देखो, तुम न मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, उस गुफा में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।